नमस्कार। आज पार्टनरशिप सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, मतलब अगला वीडियो है। बहुत सारा वीडियो 5-6 वीडियोज़ बन चुका है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ड वीडियो था और ये भी कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है, उस केस में पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं, उस केस में वो प्रॉफिट लॉस को किस रेशो में बांटेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होना है कि नहीं पार्टनर्स कैपिटल पे, यदि पार्टनर्स लोन दिए हैं तो उसको किस रेट पे इंटरेस्ट उनके लोन पे करना है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो में मिलेगा। तो आगे देखते हैं और भी फिर आगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इस वीडियो में करते जाएंगे। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं रहने पे कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। प्रॉफिट रेशियो इक्वली बटेगा। इक्वली मतलब 1:1:1 रेशियो में बटेगा। यदि 1000 प्रॉफिट है और 4 पार्टनर हैं, 1000 प्रॉफिट है, 4 पार्टनर है, तो 1:1:1 यानी कि 250 रुपया, है ना। 250 रुपया और 250 रुपया, 250 रुपया, ऐसे 1:1 रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये होता है। ये जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स को हमेशा बराबर अनुपात में बांटेंगे। ये 1:1:1 रेशियो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि पार्टनर्स जो फर्म को अपना पूंजी देते हैं बिजनेस करने के लिए, फर्म्स उसके पूंजी पर इंटरेस्ट पे करती है, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड हैज बीन प्रिपेयर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कलेक्टेड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? पार्टनर जब ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग का मतलब कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ एसेट्स निकालते हैं, कैश निकालते हैं, तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मतलब एक अकाउंटिंग का जो सिद्धांत कहता है कि आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यदि वो तभी चार्ज कर सकते हैं जब पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजंस है तब। और यदि पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोविजंस नहीं है तो ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज कर सकते हैं, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आप अलाउ कर सकते हैं, ना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑफ पार्टनर्स। यदि पार्टनर्स अपने कैपिटल के अलावा फर्म को कुछ लोन प्रोवाइड करता है, फर्म को यदि और कैपिटल की ज़रूरत है तो फर्म पहले अपने इंटरनल पार्टनर जो हैं उसके वहाँ से फंड कलेक्ट करने की व्यवस्था करता है। यदि फर्म का इंटरनल सोर्स के पास फंड नहीं अवेलेबल है तो फर्म जाता है बाकी सेकंड सोर्स बैंक से लोन लेने या कहीं से और अपना लोन लेकर के फंड इकट्ठा करता है। लेकिन यदि पार्टनर्स ही फर्म को लोन दे देते हैं, उस केस में पार्टनर्स के द्वारा जो लिया गया लोन है उस पर जो लोन दिया इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उस केस में उसे हम पार्टनरशिप डीड रहे अथवा ना रहे 6% पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट पे किया जाता है। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं देना है इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिया जाता है। एडमिशन, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है और नए पार्टनर्स का एडमिशन करना है, मतलब नए व्यक्ति को बिजनेस में पार्टनर्स बनाना है, तो इसके लिए सभी पार्टनर्स की सहमति जरूरी है ना। रिक्वायर्ड्स कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब जो वर्तमान में भी पार्टनर्स हैं। तो ये कुछ था वो रूल्स जो अप्लाई होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा। पार्टनरशिप डीड बनेगा तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार से वो प्रोविजंस चलेंगे, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो ये सारे रूल्स चलेंगे। याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। चलिए आगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे हम लोग देखते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड है वो सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे। यदि वो सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं तब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपसे बनेगा, और नहीं तो आप उसको पहले देख लीजिए सारे वीडियोज़ को, तभी आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बेसिकली बताया गया है कि इस प्रॉब्लम्स क्या है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स
इन अ फर्म, 3 पार्टनर हैं ए और बी एंड सी। हैविंग नो पार्टनरशिप डीड, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। अब इन लोगों ने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब इन लोग कैपिटल लगा के रखा है। 2 लाख ए लगाया है, 3 लाख बी लगाया है और 1 लाख सी लगाया है। ए बी कहता है, उनका ये इच्छा है कि प्रॉफिट जो है वो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। मतलब कि ए और बी का कहना है कि प्रॉफिट जो बटेगा वो प्रॉफिट्स बटेगा इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। मतलब उन्होंने जिस रेशियो में कैपिटल लगाया है उस रेशियो में प्रॉफिट्स बटेगा। मतलब उन्होंने लगाया है कैपिटल कितना, 2 लाख ए के द्वारा लगाया हुआ है, बी का है 3 लाख और सी का है 1 लाख। यानी कि यदि हम इसको रिड्यूस करते हैं इस रेशियो को तो हो जाएगा 2:3:1, यानी ये हो गया उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो इस रेशियो में कहना है, ए और बी का कहना है कि इस रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटा जाए। सी जो है इस बात से सहमत नहीं होता है, सी इस बात से सहमत नहीं होता है कि इस रेशियो में प्रॉफिट्स को नहीं बांटा जाएगा। सी का कहना है प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा 1:1:1 रेशियो में। तो आपको इस डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। आपका क्या राय है, कौन सही है इसमें, ए और बी सही है कि सी सही है? और सी सही है तो ए और बी इस प्रकार के प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है तो प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा, 1:1:1 रेशियो में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे सी का जो स्टेटमेंट है, सी का जो डिमांड है वो सही है कि प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में ना बांट करके प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में बांटा जाए। ए और बी का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हम लोग और आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग लेंगे इस वीडियो में आगे चल करके। आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगला प्रश्न है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी टू अ पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को सैलरी देना है या नहीं देना इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। पार्टनर्स को सैलरी देना है या नहीं देना इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कहाँ नहीं लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को सैलरी देना है या नहीं देना है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अनीता उस बिजनेस का एक पार्टनर है। अ पार्टनर क्लेम दैट, और उनका क्लेम है कि मतलब वो मांग कर रही है कि सिंस, चूँकि सी मैनेज द बिजनेस, चूँकि वो बिजनेस को मैनेज करती है, एक्टिव पार्टनर है बिजनेस में, वो उसका एक्टिव रोल है, वो ज़्यादा बिजनेस में अपना वर्क कर रही है, टाइम ज़्यादा दे रही है। तो सी शुड गेट मंथली सैलरी, उन्हें मंथली सैलरी मिलना चाहिए 10,000 रुपया। कह रही है कि चूँकि मैं बिजनेस में ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, मैं बिजनेस को चला रही हूँ, बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे 10,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलना चाहिए। इन एडिशन टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब मुझे जितना प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे 10,000 रुपये मंथली सैलरी मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इज सी इंटाइटल टू गेट द सैलरी, क्या वो सैलरी लेने के अधिकारी हैं? सैलरी दिया जाना चाहिए उन्हें। पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सैलरी पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन वो क्लेम कर रही है, चूँकि वो बिजनेस को मैनेज कर रही है तो क्लेम कर रही है कि 10,000 मुझे सैलरी चाहिए पर मंथ। तो आपको कारण बताना है कि वो यदि इंटाइटल है या नहीं सैलरी के लिए, सैलरी पाने का वो अधिकारी है या नहीं, सैलरी उसे एक उनका राइट है या नहीं, दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या रीज़न है आपका। तो पार्टनरशिप में जो एक्ट 1932 है उसमें प्रोविजंस है कि यदि पार्टनरशिप डीड में सैलरी, कमीशंस या किसी भी प्रकार के रेमुनरेशन को लेकर के यदि कोई प्रोविज़न नहीं है तो उस पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा ना तो कोई सैलरी देना है, ना ही कोई कमीशन देना है, और ना ही उसे कोई अलग से किसी भी प्रकार का बेनिफिट्स प्रॉफिट्स के अलावा नहीं देना। मतलब कि उन्हें सिर्फ मिलेगा प्रॉफिट्स में शेयर, प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, और वो भी इक्वली मिलेगा। यदि पार्टनरशिप डीड में
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो, और यदि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है तो जो रेशियो मेंशन है वो मिलेगा। और ना तो उन्हें कोई सैलरी दिया जाना है, नो सैलरी, है ना, नो सैलरी, नो कमीशन एंड नो एनी रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक, मतलब परिश्रम का फल। तो कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई रेमुनरेशन नहीं, यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो। यदि मेंशन है तो जो मेंशन है वैसे ही करना है, यदि नहीं है तो नहीं देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्लेम्स आर वैलिड और नॉट, गिव द रीजन्स। मीन्स ये जो क्लेम इन्होंने पार्टनर्स का कुछ क्लेम है, कुछ दावा है, वो दावा वैलिड है या नहीं, वो मान्य है या नहीं, सही है या नहीं, है ना। आपको क्या करना है, रीजन भी बताना है। और दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड के इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो क्लेम क्या है, ये कोई पार्टनर है, उन्होंने फर्म को लोन दे रखा है, एडवांस लोन, और क्लेम क्या करता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दीजिए 9% पर एनम के रेट से। ए का क्लेम है कि मेरा जो एडवांस किया हुआ है लोन के रूप में फर्म को, कैपिटल के अलावा उस एडवांस पैसा जो लोन के रूप में मैं फर्म को दिया हूँ उस पर 9% के रेट से मुझे इंटरेस्ट चाहिए, 9% एनुअल इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या उनका क्लेम वैलिड है या नहीं, ये आपको बताना है। तो पार्टनरशिप डीड कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है 1932 कि यदि पार्टनरशिप डीड में लोन के बारे में कोई इंटरेस्ट कितना देना है नहीं देना है कोई मेंशन नहीं है तो 6% के रेट से इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम के रेट से। तो यहाँ पे उस पार्टनर का जो क्लेम है वो इनवैलिड क्लेम है। होना क्या चाहिए कि उसे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना चाहिए। ये इनका डिस्प्यूट्स यदि हम इसको मानेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा क्लेम है कि एस और वी वांट्स, एस वी पार्टनर्स हैं और वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम उन्हें दिया जाए। मतलब वो पार्टनर्स हैं और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पूंजी लगा के रखा है बिजनेस में उसके पूंजी पर 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए। तो इन लोगों का भी जो क्लेम है वो वैलिड क्लेम नहीं है, इनवैलिड क्लेम है, इनवैलिड क्लेम है इन लोग का। मतलब क्लेम जो है उन लोग का वैलिड नहीं है, नहीं माना जाएगा, इनवैलिड क्लेम है। तो इन लोग को होना क्या चाहिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये है, इनको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना है और इनको 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है। तो ये इनका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग देखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटना, प्रॉफिट्स में से वितरण करना, बंटवारा करना। तो किस चीज़ को हम चार्ज कंसीडर करेंगे और किस चीज़ को हम एप्रोप्रिएशन कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब पहले क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब। देखो जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में थे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में थे तो वहाँ पे हमारा कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट चलता था, जर्नल होता था, फिर लेजर करते थे और उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस करते थे, उसके बाद फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करते थे। और फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। इतना चीज़ तो हम लोग 11th में सीख चुके हैं, जर्नल करना, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनल अकाउंट तैयार करना। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता था, और प्रॉफिट, इसी के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें हम लोग को मिलता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और फिर बैलेंस शीट बनाते थे, इसमें हम लोग टोटल हमारा एसेट और टोटल हमारा लायबिलिटीज़ का एक समरी स्टेटमेंट तैयार करते थे, जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म लोग सीख चुके हैं। पार्टनरशिप फर्म जब उसका हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये सारा चीज़ तो करेंगे ही, लेकिन इसके बाद ट्रायल बैलेंस पीएल अकाउंट बनाने के बाद, ये सब होगा, जर्नल भी होगा, लेजर भी होगा, ट्रायल बैलेंस भी होगा और फाइनल अकाउंट भी तैयार होगा। इसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप लोग सीखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट यहाँ हुआ, जब अकेला आदमी बिजनेस चलाता था, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था, तो जब अकेला आदमी बिजनेस चलाता था तो जो प्रॉफिट है सब उसी का है। लेकिन चूंकि यहाँ दो से अधिक पार्टनर्स हैं, दो या दो से अधिक पार्टनर्स हैं, तो जो प्रॉफिट्स होगा उन लोगों में बटेगा। उन लोग को उन लोग के लिए कुछ अलग अलग हेड्स हैं, सैलरी देना है, कमीशन देना है, और अलग प्रकार के रेमुनरेशन आदि कुछ है तो वो देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये सारे चीज़ देना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उन लोग के आपस में, उन लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो ये कुछ प्रोविजंस होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो सारे एक्सपेंसेज को हम चार्ज मानेंगे मतलब मैंडेटरी उसको डेबिट करना ही करना है, मैंडेटरी उसको प्रॉफिट से माइनस करना ही करना है। चार्ज एक्सपेंसेज को मैंडेटरी मानेंगे कि प्रॉफिट से डेबिट करना ही करना है, मतलब प्रॉफिट से माइनस करना ही करना है। चार्ज का मतलब वैसे एक्सपेंसेज को हम चार्ज कंसीडर करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो एक्सपेंसेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, उस एक्सपेंसेज को हम कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये मैंडेटरी है, ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको ये एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना ही करना है, मतलब प्रॉफिट्स में से इसको माइनस करना ही करना है। जब एप्रोप्रिएशन कहते हैं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है कि यदि वो चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसे पीएल अकाउंट में करना है, वो चीज़ आपको चला जाएगा फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब उस एक्सपेंसेज को, यदि कोई एक्सपेंसेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में उसको चार्ज किया गया है, तो मतलब पीएल अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहा गया है, तो उसको एप्रोप्रिएशन आउट अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बनाते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? पीएल अकाउंट के बाद, पीएल अकाउंट के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे कैसे किस हेड्स में कितना जाएगा, सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी के रूप में कितना मिलेगा, पार्टनर्स के कमीशन के रूप में कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कि नहीं करना है, तो ये इस प्रकार से प्रॉफिट्स बटेगा। तो उसके लिए हम लोग, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो इसमें जो भी डेबिट साइड में मेंशन होता है, इसके जो भी डेबिट साइड में मेंशन होता है, जो भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड में मेंशन होता है, उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। किसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट? सैलरी को, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सब चीज़ें जो है हम कहते हैं मैनेजर्स कमीशन, ये भी कभी कभी दिया रहता है। कभी कभी मैनेजर्स कमीशन चार्ज बोलता है, तो हम यहाँ पे उसको पहले प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब कौन से चीज़ें हैं जो पीएल अकाउंट बन गया है लेकिन अभी भी दिया हुआ है, और हम उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले
हम पीएल में उसको डेबिट कर लेंगे। तो बेसिकली दो दिया रहता है क्वेश्चन में, एक पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन ये एक एक्सपेंसेज है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट को रेंट के रूप में बिजनेस यूज कर रही है तो रेंट को, और भी कोई चीज़ें यदि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम उसको पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर जो प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आएगा उसके लिए फिर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम लोग अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें था जो हम लोग सीखे ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। अगले वीडियो में हम लोग इस सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ आगे का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस को सीखने के लिए। थैंक यू।